गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अमित कहाँ गायब हो तुम इतने दिन से? ना ट्रेडिंग ना यूपीएससी, कहाँ पर हो? अच्छा, चलो आज से कंटिन्यू रहना, ठीक है। बस स्टार्ट करते हैं, एक दो लोग और आ जाएं। प्रणाम अनुज, क्या हाल चाल है? हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी आर्टिकल 15 के बारे में, ठीक है। ईशा, हम लोग लक्ष्मीकांत पे हैं, ठीक है। और इसके इनिशियल लेक्चर्स आप देख लेना, ओके। तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आज भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने सुना ना हो, लेकिन इजी है, कोई बात नहीं, सबको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बोला था कि इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे। रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में ओबीसीज की रिजर्वेशन के बारे में क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में आज के लेक्चर में बात करते हैं एक बार, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बस एक बार डिटेल तरीके से देख लेते हैं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या अच्छे से इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में अगर कुछ आ जाए, कुछ पूछ लिया जाए या कुछ लिखने को आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा A to Z प्रोसेस और प्रक्रिया है क्या, कि कैसे ओबीसीज की रिजर्वेशन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सुनिश्चित करा गया। क्योंकि हमने बात यह करी थी कि ओबीसीज हम सब जानते हैं वो बाद में आते हैं। शुरू में हमेशा जब तक बात चलती आती है, हमेशा हर जगह आप देखोगे एससीज और एसटीज की बात ही चलती आती है। जब ये अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात आई तो इनकी रिजर्वेशन के लिए क्या, तो देखो, हम जो प्रीवियस लेक्चर में एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे ना, तो ये जो दे रखा है था अब एक्सेप्शन नंबर सी, क्या है भाई सी एक्सेप्शन? सी एक्सेप्शन ये थी, जो स्टेट है, जो राज्य है, जो नेशन स्टेट है, उसके पास ये पावर दी गई है उसको कि वो कोई भी प्रोविजन बना सकता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए, ताकि उनकी एडवांसमेंट हो सके, समाज में उनका भी स्टैंडर्ड बढ़ सके। या फिर एससीज और एसटीज के लिए किस संदर्भ में, कि उनका एडमिशन सुनिश्चित हो सके या करवाया जा सके, या एटलीस्ट उसकी प्रक्रिया के बारे में कोई बातचीत हो, कोई निर्णय लिया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके एडमिशन से रिलेटेड। इंक्लूडेड वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट है, फिर चाहे उनको फंडिंग मिल रही है स्टेट से या फिर नहीं भी मिल रही है, तब भी बस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नहीं छेड़ा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको आशिमा के स्कूल और दिवजोत के स्कूल का एग्जांपल दिया था, एसएस मोता, अशप्रीत के कॉलेज का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, खालसा कॉलेज, और अपने कॉलेज के सामने वाले कॉलेज का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, सेंट स्टीफेंस। ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रिश्चियंस, सिख और मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। इनको फोर्स नहीं करा जाएगा कि एडमिशन दो ही दो, देना ही एडमिशन, इनको फोर्स नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो आपने ये वाली प्रक्रिया आपने देख ली। हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, उसको भूलना मत, 4 एक्सेप्शन पढ़ रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता है स्टेट के द्वारा। ये डिस्क्रिमिनेशन कोई ऐसा नहीं है छुआछूत करना या फिर किसी को मंदिर में घुसने से रोकना, हमने डिटेल में बात करी थी। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग ये बात करते हैं
इस वाले पॉइंट में मैंने आपको सारी चीजें पढ़वाई। यहां पर बात लेकिन एससी और एसटी की हो रही थी। आगे चलकर 90s के दशक में जब ओबीसी जैसा टर्म हमारे सामने आता है, तो अब ये देखा गया, एक डिबेट चल पड़ी कि इनको डालना है क्या इस वाले प्रोसेस के अंदर, इनका इनकी कैटेगराइजेशन करनी है क्या एसटी एससी के साथ, कि इनको ये वाले लाभ मिल सके। इसके ऊपर एक डिबेट चल पड़ी। तो देखते हैं इस डिबेट को। द अबव एक्सेप्शन सी वॉज एडेड बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। जो ऊपर हमने थर्ड, ये जो सी नाम से जो थर्ड एक्सेप्शन देखी, उसको ऐड करा गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। इस प्रोविजन को लिखने से क्या होता है, लिखने से क्या होता है, इफेक्ट में भी तो लाना पड़ेगा। बड़े सारे सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे देती है, अपने पास कर देती है, लागू ना होए वो, तो फिर फायदा क्या, लागू भी करना पड़ेगा। अर्शप्रीत लेट होगा आप काफी, क्या हो गया? मैंने लिंक तो सेंड कर दिया था आपको। अच्छा, कोई बात नहीं। तो इतने बच्चे हैं भी लाइव क्लासेस में, आज तो साथ सब चले आए। तो इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन, इस प्रोविजन को इफेक्ट में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेक्ट करा। मैंने बोला ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इनेक्ट भी करना होता है, सिर्फ बोलने से और लिखने से कुछ या चर्चा करने से कुछ नहीं होता। क्या इनेक्ट करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने? सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। एक साल पहले सरकार 93rd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, फिर सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की प्रक्रिया हो एडमिशन के प्रोसेस में, इसको अगले साल 2006 में एक एक्ट बनाकर सरकार लेकर आती है। अब जो आप बात करते हो ना, आप सब कॉलेज से पास आउट हो गया, कॉलेज करेंटली कर रहे होगे, तो उसमें आप हमेशा सुनते होगे कि आपके कॉलेज में, आपके क्लास में पक्का कुछ ना कोई ना कोई ओबीसी होता होगा, और 27% आरक्षण दिया जाता है उनको, 27% आरक्षण दिया जाता है उनको। ये इसी प्रोसेस से दिया जाता है। जर्नली इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू के अखबार आपको ऊपर ऊपर की कहानी बता जाते हैं, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, और ओबीसी के कंटेक्स्ट में सिर्फ आप 27% नाम ही जानते हो। ये प्रोसेस आया कहां से, प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है? इसके लिए साल 2005 का ये अमेंडमेंट एक्ट प्लस 2006 का ये जो रिजर्वेशन वाला एक्ट है, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये कंबाइंड तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। ये प्रोवाइड करते हैं कोटा 27% का ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं। कहां पर इनको मिलेगा एडमिशन? सभी सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो भाई होते क्या है हायर सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? आईआईटी हो गए, आईआईएम्स हो गए, उन सब में। अप्रैल 2008 में अब कंट्रोवर्सी छिड़ गई कि हम उल्लू के पट्टे थोड़ी ना है कि मेहनत करते रहे जर्नल वाले और वो करते रहे और इनको 27% आरक्षण, हमारी गलती थोड़ी ना है कि हमारा बाप क्षत्रिय बनकर ब्राह्मण बन के पैदा हो गया। अब कंट्रोवर्सी चल गई। अब कुछ लोग तो ऐसे थे उस जमाने में, जब ये आरक्षण इनको दिया जाता था तो ढूंढते थे वो कॉलेज में, ढूंढो साला ओबीसी कौन है, कौन कोटे रिजर्वेशन पे आया है, पकड़ो इनको सालों को, रैगिंग लो, नंगा नचाओ इनको। बहुत आसान नहीं था ये वाला दौर, मुश्किल था। हम लोग सब जिस एरा से बिलोंग करते हैं, जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हम सब छोटे होंगे, ये सब बातें कौन ही देखता है। करंट अफेयर तो मैं आज भी नहीं देखता, लेकिन बहुत मतलब ये चीज़ इंप्लीमेंट तो कर दी गई थी। ओबीसी के लिए इसको एंजॉय करना शुरू शुरू में बहुत मुश्किल था, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता ना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अरुणा, आप केरला से हो, सबरीमाला इशू जब हुआ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, या अंकिता आई है क्या? अंकिता, हाँ अंकिता, महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर का इशू या हाजी अली दरगाह का इशू,
इन तीनों जगह पर औरतों को जब अलाउ कर दिया गया, मेंस्ट्रुअल एज की विमेन को अलाउ कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था तीनों ही जगह, इतना आसान था क्या कि एंट्री मिल जाए? डर 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 के तो औरतें डर डर के औरतें काफी टाइम तक, 1-1.5 साल तक, 2 साल तक जाती रही उसके बाद भी। बताओ गलत बोल रहा हो तो? सबके लिए कॉमन एग्जांपल और बता देता हूं। अरुणा, आप इस चीज को जानते हो कि अशप्रीत, दिवजोत, जितने भी लोग दिल्ली से हैं सारे जानते होंगे। तुम लोगों को एक चीज पता होगी, अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है पूरे ऑल ओवर इंडिया, ये सिनेमा हॉल वाले ना अपने घर का खाना लेकर नहीं जाने देते थे हमें, अब वो अलाउ हो गया कि आप लेकर जा सकते हो। लेकिन मयूर, आज भी दिल्ली में कोई पीवीआर अलाउ करता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जबकि। इतना आसान है क्या कि घर का खाना ले जाओ अंदर पीवीआर में? ये सबको पता है ना कि ये बहुत ड्रामेबाजी, बहुत नौटंकी वाली बात होती है। वो चिप्स का पैकेट भी अगर आप खुद से लेकर आए हो तो वो निकाल लेंगे, वहां जाके भले ही जो चीज महंगी मिल रही है वो आपको लेनी पड़ेगी। बैग भी बाहर रखवा देते हैं। बताओ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है लेकिन डिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये चीज इतनी आसान नहीं थी यार। ये तो फिर भी ऐसी चीज है कि चलो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है अमित? एमपी यूपी में इस चीज को इंप्लीमेंट जब करा गया होगा तो ये जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं काइंड ऑफ, जो बजरंग दल, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कट्टर ब्राह्मण, कट्टर क्षत्रिय, इतनी आसानी से थोड़ी ना यार इंप्लीमेंट करने दिया गया होगा, बताओ जरा। और हरियाणा के जाटों को, गुज्जरों को आरक्षण है नहीं है ओबीसी वाला। दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी पॉपुलेशन देयर, सबको नहीं मिलता है। तो अप्रैल 2008 में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी, और ओबीसी कोटा का जो एक्ट था ये वाला 2006 और 2005 वाले दोनों चीजें, इनको वैलिड करार देता है सुप्रीम कोर्ट कि हाँ ये चीज ठीक है। चैलेंज के लिए गए थे, कई लोग सोच रहे थे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते, ये चीज होती है। अब ये चीज होती है तो यहां पर देख लो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। साल 2018 में ईडब्ल्यूएस जब आता है, इसके ऊपर चोचलेबाजी नहीं हुई क्या हमारे देश में? सुप्रीम कोर्ट में कितने बार ये रिव्यू पिटीशन के लिए गया है मुद्दा, गया कि नहीं गया? और हर साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मुझे इसका पूरा प्रोसीजर पता नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर साल इसको रिन्यू करवाना पड़ता है शायद इसके सर्टिफिकेट को। ऐसा आप में से कई लोग जानते होंगे, ऐसा है क्या? हर साल मैंने सुना है वैसे कि हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पर बनता है ना, क्योंकि ये तो हर साल इसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। बट कोर्ट ने डायरेक्ट करा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो एडवांस सेक्शंस है ना अमंग्स द ओबीसी, आप इनको एक्सक्लूड कर दो इस लॉ को इंप्लीमेंट करते हुए, यानी कि क्रीमी लेयर। अब हमारे देश में रिजर्वेशन का मुद्दा मैं इसलिए आराम से बता रहा हूं, ठंडे दिमाग से सुनना। कुछ भी अगर गलती से कहीं इंटरव्यू में या कहीं पर भी कुछ भी एक आंसर में लिखकर आ गया ना, अगर 20 के 20 आंसर में अगर फुल मार्क्स होंगे ना, आपके 15 में से 15 और 10 में से 10, सिर्फ एक रिजर्वेशन का या ओबीसी एसटी एससी का आंसर ना, आपके हाथ में तो पेपर मिलेगा नहीं। कोई स्कूल का पेपर थोड़ी ना है कि मम्मी पापा या अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर जाओगे तो वो पीटीएम पे पकड़ा देंगे। आप रेस से बाहर हो जाओगे, क्योंकि एक आंसर का इंपैक्ट फिर वो 19 आंसर में झलकता है। इसलिए ठंडे दिमाग से इसको सुनो आराम से। अब अगर रिजर्वेशन के ऊपर अगर आपको आर्ग्यू करना हो तो रिजर्वेशन जिस पर्पज से इंट्रोड्यूस करी गई थी वो लाभ तो मिला ही नहीं है बड़े सारे सेक्शंस को, और जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिलता है। बात अगर क्रीमी लेयर की होती है तो क्रीमी लेयर के कंटेक्स्ट में आप ये मुझे बताओ, चलो एक बार मैं पढ़ा देता हूं, फिर मैं इस डिबेट के ऊपर आता हूं, फिर आपका थोड़ा सा दिमाग खोलता हूं मैं। जो बच्चे होंगे ना, जो नीचे कैटेगरीज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इनके जो बच्चे होंगे ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर, ओबीसी में से जो क्रीमी लेयर होंगे उनके जो बच्चे भी होंगे ना, दे विल नॉट गेट द कोटा बेनिफिट, उनको भी नहीं मिलेगा कोटा बेनिफिट। अभी ऐसे लोग हैं कौन, ऐसी कैटेगरी कौन सी बनाई गई है? क्या साफ साफ करा था सुप्रीम कोर्ट ने? जिन बंदों के पास या बंदियों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट है, जैसे राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की,
जजेस की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लाइक एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, कर्नाटका पीएससी, ओपीएससी, एमपीएससी, इन सब के जो मेंबर्स हो या चेयरमैन है उनको नहीं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। ग्रुप ए के जितने ऑफिसर हो या क्लास 1 के ऑफिसर हो, ग्रुप बी या क्लास 2 के जो ऑफिसर्स हो, जो ऑल इंडिया लेवल के हो, सेंट्रल या फिर स्टेट सर्विसेज में काम कर रहे हो, जो एम्प्लॉइज हो जिनके पास इक्विवेलेंट पोस्ट हो इन पीएसयूज, बैंक, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज, जैसे यूजीसी के पेपर होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पेपर होते हैं, एंड ऑल्सो इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। ये वर्ड ध्यान से देख लेना। कोई एम्प्लॉय अगर बहुत अच्छी पोस्ट पे है, लाइक एमएनसी वगैरह में काम कर रहा है, या फिर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे लेवल का ऑफिसर है, तब भी नहीं। जो लोग पर्सन्स हु आर इन द रैंक ऑफ कर्नल या फिर अबव इन द आर्मी एंड इक्विवेलेंट पोस्ट इन द नेवी, एयरफोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स, कंसल्टेंट एंड सो ऑन, सीए वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, एंड पर्सन्स एंगेज इन ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें तो समझ में आती हैं, ओबीसी के संदर्भ में समझ में आती हैं। ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट और भी तो जगह एप्लीकेबल होना चाहिए था। होता भी है, मान लिया, लेकिन अच्छे से जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको क्यों नहीं मिलता है? यूपीएससी में देख लो तुम, यूपीएससी में देख लो तुम, रैंक 1 होल्डर टीना डाबी, हाउ डिड शी गेट इनटू द सर्विसेज? मम्मी पापा ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं दोनों के दोनों, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला। बात यहां पर, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग टीना डाबी या फिर उनके प्रोसेस को है, जो भी है, शी इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल लेडी, लेकिन बात यहां पर यह है, उनकी जगह पर किसी और को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता था। सारे एससी को तो नहीं मिलता। आई थिंक शी बिलोंग्स टू द एससी कैटेगरी, एससी है मेरे ख्याल से, उनको तो नहीं मिलता, लेकिन टीना डाबी को मिल गया, उसकी बहन को भी मिल गया, रिया डाबी। एंड जर्नल कैटेगरी के कट ऑफ से टीना डाबी के मार्क्स उस टाइम पर उतने नहीं थे। अब इसके ऊपर डिबेट जितनी मर्जी कर लो, लेकिन एक बात साफ है कि रिजर्वेशन सही तरीके से इंप्लीमेंट करने का यह नतीजा है कि जिसको जर्नल कैटेगरी से भी कम मार्क्स मिल रहे थे प्रीलिम्स के अंदर, जो कि पहली स्टेज होती है कि मेंस लिखने का मौका ना मिले पर्सन को, वो काफी कम नंबर लाकर एंट्री ले गया। अब क्या है, जो भी मर्जी लो यार, अब काफी लोगों की प्रिपरेशन ऐसी होती है, दे आर जस्ट वेटिंग फ्रॉम 3-4 ईयर्स कि बस मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। और आज के लेवल का तो पेपर, आज के जमाने का जो पेपर आते हैं उसमें तो प्रीलिम्स ही सबसे टफ हो जाता है। क्या है, जो मर्जी लो, लेकिन बात यहां पर पर्सन स्पेसिफिक टीना डाबी और उनकी फैमिली की नहीं है, बात यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की है। यह चीज होती है। तो रिजर्वेशन को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करा गया है। रिजर्वेशन के टर्म्स में, जैसे ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक क्राइटेरिया जैसे देखा जा रहा है ना, वो देखना चाहिए, उसके बेसिस पर लोगों को रिजर्वेशन देनी चाहिए। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके सॉल्यूशंस क्या, इसको लिखना कैसे होता है, इस आंसर को इस सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर इंटरव्यू में कैसे बात करनी होती है। एमपीपीएससी के इंटरव्यू से पहले ट्रेन करवा दूंगा मैं, लेकिन अभी तक के लिए ये चीज तो सोचने वाली है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करा गया है। ठीक है, बात यहां पर सिर्फ उसका नहीं है कि कौन बेनिफिट ले गया कौन नहीं ले गया। बेनिफिट तो यार हर कोई ले ही जाएगा जब लूप होल होगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अनुज आप ये पूछ रहे हो क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, है ना। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है, क्रीम क्या करती है हमेशा, हर चाहे दूध हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शेक हो, उसके नीचे होती है, उसमें घुली होती है, ऊपर तैरती है। बताओ
क्रीम कहाँ होती है? हर चीज में। ये अगर ग्लास है तो क्रीम इसमें ऊपर ही मिलेगी ना, कुछ ऐसे, है ना? अब इसका मतलब ये ग्लास की सीमा से बाहर है क्रीम। ये है एफ्लुएंट सेक्शन पैसों की टर्म्स में। जिनके पास अच्छी खासी रकम है, गुजारा करने के लिए सब कुछ है, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस ग्लास के नीचे नीचे वालों को बेनिफिट मिलेगा। यही एग्जांपल डिस्कस कर रहा था मैं बड़े सारे कंटेक्स्ट में। और अगर चलो रिजर्वेशन फिर है भी, तो फिर सीटें बहुत ज्यादा बनानी चाहिए ना। हमारे देश में सारे मुद्दों को छोड़कर ना एम्प्लॉयमेंट का समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम पे, सबसे बड़ा। लोग कितना भी पढ़ लें, कितना भी कॉलेज के एग्जाम से मेहनत कर लो, तुम्हें क्या लगता है जॉब लगेगी ऐसे घंटा? सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाला सही ढंग से, वो ही सिर्फ सुखी जिंदगी बिता सकता है। बाकी तो फिर दो ही रास्ते, देश छोड़ दो या संलेखना कर लो। और प्राइवेट नौकरी की जिंदगी तो अंकिता जानती है। अंकिता कैसी होती है? कुत्तों जैसे, कुत्तों जैसी, है ना? और सैलरी कैसे? डॉगी के बिस्किट जैसी, है ना? हाँ। विद डोंट नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन लोग सिर्फ आज की जनरेशन, बात ये है, ऑन रिकॉर्ड यही वाली बात मैं बताना चाहता हूँ सबको, लोग इस बात के लिए बुरा मान जाते हैं जब मैं ऐसे किसी से बात करता हूँ, लेकिन बात सिंपल सी है कि जनरेशन ये समझना नहीं चाहती, क्योंकि लोग देखते हैं 2022 को, और मैं उनको बोलता हूं कि तुम हाथी जैसे हो। हाथी जानवर बहुत बड़ा होता है, आंखें उसकी छोटी सी होती हैं, इसलिए 4 फुट का बोना इंसान भी उसकी पीठ पर बैठ के उसको मार पीट के इधर उधर से ले जाता है, क्योंकि उसकी आंख छोटी है। और दुनिया के एक रूल होता है, जिसकी जितनी छोटी आंख वो उतना बड़ा गुलाम। नजरें अपनी बड़ी रखनी चाहिए। बंदा चाहे भले ही अंधा हो, लेकिन उसके पास नजरें होनी चाहिए। नजरें होते विजनरी पावर, दूर का देखने का रास्ता। 2022 की दुनिया नहीं है लाइफ की। हमेशा 30, 35, 40 ईयर्स आगे सोच के चला करो कि तब उस जमाने में ये चीजें वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। मैं कह रहा हूं 15,000 तो छोड़ो, 1.5 लाख चल रही है आज के टाइम में किसी की तनख्वाह। इन्फ्लेशन के इंडेक्स और पैरामीटर को कभी समझा है तुमने, तुम्हारे माँ बाप ने, या तुम्हारे खानदान ने? इमेजिन करके देखना जरा 2050 में चड्डी तक लेना मुश्किल हो जाएगा। पीपल होल्डिंग एग्रीकल्चरल लैंड अबव अ सर्टेन लिमिट एंड वेकेंट लैंड और बिल्डिंग्स इन अर्बन एरियाज, ये भी क्राइटेरिया है, ठीक है? जिनके पास अच्छी खासी खेती बाड़ी वाली जमीन है, अबव अ सर्टेन लिमिट एंड वेकेंट लैंड, कोई पड़ा हुआ है, और कोई बिल्डिंग अर्बन एरियाज में, ठीक है, शहरों में। या अब देखो अनुज, वो क्रीम वाली बात इनकम की टर्म्स में सुन लो। पीपल हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम, साल में उनकी जो आमदनी है, इफ इट इज मोर देन 8 लाख रुपीज, और पोजेसिंग वेल्थ अबव द एक्सेप्शनल लिमिट, कुछ जो लिमिट लगाई जाती है, और ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती रहती है। 1993 में जब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले 1 लाख था। महंगाई के हिसाब से, लोगों की तरक्की के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, सेंसस हुआ, सर्वेज हुए, उसके बाद इसको रिवाइज करा गया 2.5 लाख 2004 में, 2008 में 4.5 लाख, 2013 में 6 लाख, और 2017 में 8 लाख। इस प्रकार के क्वेश्चन, सिर्फ पहला वाला याद रखना कि जब ये इंट्रोड्यूस करा गया तब कितना था, 1 लाख था। करेंटली कितना चल रहा है ये याद रखना। लेकिन तुम में से कोई ओबीसी है क्या? तुम में से जो ओबीसी नहीं हो, वो जनरली इंटरव्यू के लिए याद रखना। अनुज आप ओबीसी हो गया, तो उसको इंटरव्यू के लिए अपने लिए याद रखना, बाकी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द कमीशन इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि आप अगर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपसे वो पूछे, ठीक है? अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो एक्सेप्शन डी थी, जिसके बारे में हमने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, क्या था? ये स्टेट के पास पावर है स्पेशल प्रोविजन बनाने का
ताकि एडवांसमेंट और वेलफेयर सुनिश्चित करा जा सके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का, जो इकोनॉमिकली पैसों की टर्म्स में जो वीकर है। फर्दर स्टेट इज अलाउड टू मेक अ प्रोविजन कि रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड करा जा सके, लेकिन उसके लिए अपर सीलिंग है अप टू 10% ऑफ सीट्स। ये जिन चीजों को मैं हाईलाइट करता हूं उनको समझ जाया करो, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों करता हूं ये मैं हाईलाइट? लक्ष्मीकांत के जो नोट्स बना रहा है वो बेवकूफ होता है। लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनाने होते, वो अपने आप को पागल बनाने वाली बात होती है। लक्ष्मीकांत के नोट्स बनते हैं किसी भी एग्जाम से पहले, और वो पूरे के पूरे लक्ष्मीकांत के 75 चैप्टर्स, 80 चैप्टर्स हो गए अब तो, 80 चैप्टर्स आपके 50 पेजेस को अगर एक्सीड कर रहे हैं, वो 50 से ज्यादा पेजेस को एक्सीड कर रहे हैं, तो समझ जाओ वो वाले अटेम्प्ट में तुम्हारा नहीं होगा। प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है अपनी प्रिपरेशन लेवल को जानने का। 50 से ज्यादा पेजों में अगर लक्ष्मीकांत कंप्रेस नहीं हो रही है किसी चीज से, तो लीव दैट अटेम्प्ट और सोच के जाओ कि अगले एक और अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं है तुम्हारी प्रिपरेशन फिर उतनी। अब ये नोट में वो वाली चीजें डालनी होती है जो पर्सन भूल रहा है। अब वो भूल रहा है उसके लिए होता है कि 50 पेजों से ज्यादा का कंटेंट नहीं होना चाहिए जितना वो भूल रहा है। अगर वो इतना भूल रहा है तो फिर एक साल इसको और भूलना पड़ेगा। बात ये है, कड़वी बात लेकिन सच्ची बात। फर्दर, स्टेट इज अलाउड टू मेक अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% ऑफ सीट्स ऐसे सेक्शंस के लिए, ताकि उनको एडमिशन मिल सके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। वो सेम बात जो हमने ऊपर पढ़ी, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में चाहे उनको फंडिंग मिल रही हो चाहे ना मिल रही हो स्टेट के द्वारा, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वही एसएस मोता, खालसा कॉलेज, गुरु तेग बहादुर, जामिया मिलिया इस्लामिया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, और आपके भी स्टेट्स में बहुत सारे होंगे। मैं दिल्ली वाला हूँ तो मुझे ये दिल्ली वाले ही पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ठीक है, वो जामिया मिलिया। ये जो रिजर्वेशन है ऑफ अप टू 10%, इट वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। ये वाली बात याद रखना। इसके ऊपर फंसाने के लिए प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकती है कि ये जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दी गई है, दिस विल बी कंबाइंड विद द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। नहीं, कंबाइंड नहीं, दिस विल बी इन एडिशन टू। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फॉर दिस पर्पस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको नोटिफाई कर जाता है स्टेट के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। इसलिए मैंने बोला, हाँ मेरी बात सही निकल गई। इसका मतलब जो मैं बोल रहा था ना, हर साल एनुअली ये रिवाइज होता है। जी हाँ, ये रिवाइज होता है हर साल एनुअली, ये देखा जाता है। यानी कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सदाबहार नहीं रहने वाला। अब मयूर जैसे तो ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया, पता चला ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग में। तो ये जो ऊपर एक्सेप्शन पढ़ी हमने पॉइंट डी वाली, जस्ट जो अभी पढ़ी हमने, इसको ऐड करा गया था थ्रू 2019 के 103rd अमेंडमेंट एक्ट से। टोटल हमारे देश में अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 105वें का नाम क्या है? क्या होगा ओबीसी में? मुझे प्रॉपर लिखकर भेजना उसका टेक्स्ट, ऐसे नहीं बोलते हैं। जब भी मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपके टिप्स भी होना चाहिए कि उसकी आपको टेक्स्ट पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताना मुझे। इसके बाद लिखकर भेजना मुझे 105 का और 104 का। ठीक है, 104th एंड 105th। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में एक ऑर्डर पास करा था 10% रिजर्वेशन देने के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो बेनिफिट था इस रिजर्वेशन का, ये बोला गया वो उसको सिर्फ ऐसे पर्सन के द्वारा ही अवेल करा जा सकता है, एंजॉय करा जा सकता है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और वो किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंदर कवर्ड ना हो, जो कि एससी के लिए चल रही है, एसटी के लिए चल रही है, ओबीसी के लिए चल रही है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ले डाउन करा गया इसके लिए वो क्या है वो देख लो आप। पर्संस जिनकी फैमिली जो है, उनकी फैमिली की ग्रॉस एनुअल इनकम, याद रखना फैमिली इनकम तो ठीक है बात, लेकिन फैमिली की ग्रॉस एनुअल इनकम, पूरे साल की कमाई
अगर 8 लाख से कम है उनको आइडेंटिफाई करा जाएगा एस ईडब्ल्यूएस, ताकि उनको लाभ मिल सके इस रिजर्वेशन का। अब इनकम जो है जितने सोर्सेस उस फैमिली के पास आती है उसको भी देखा जाएगा, चाहे वो सैलरी हो, खेती बाड़ी हो, कोई बिजनेस हो, कोई प्रोफेशन हो। और वो इनकम तब देखी जाएगी जिस साल आपने एप्लीकेशन लगाई है। फॉर एग्जांपल इस साल आप न्यू ईयर 1 जनवरी 2023 को एप्लीकेशन लगा रहे हो, तो 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक ये देखा जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में पूरा का पूरा, उससे पहले कि आपकी इनकम रही कितनी उस साल। और सारे सोर्सेज से इनकम का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल आप में से कोई इनकम जैसे किसी की कम भी है, ट्रेडिंग करके भी अगर उसकी इनकम बढ़ गई है तो भी लाभ नहीं मिलेंगे। फिर आप ये सोचो अरे मेरे तो स्टॉक मार्केट से बिटकॉइन से ही तो आए हैं, नहीं आए तो है ना, स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं उस मनी को देखते देखते खुश होते रहोगे। क्या कह रहे हो मयूर? हाँ किसी और, वो अलग बात है, किसी और का पैन कार्ड लगा दो किसी और को मोबाइल में ट्रेडिंग कर दो। लेकिन आज हम क्लास जो करेंगे ट्रेडिंग की, आज उसी के बारे में बात करेंगे। मैंने उसके अंदर एक कॉशनरी नोट लिखा है, माँ बाप के अलावा किसी का पैन कार्ड खोल के अकाउंट मत खुलवाओ। आज हम उसके डीमेरिट्स की बात करेंगे। पर्सन्स हुज फैमिली ओन्स और पोजेसेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, उनको एक्सक्लूड करा जाएगा, एग्जेम्प्ट करा जाएगा फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड एज ईडब्ल्यूएस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली इनकम। जिनके पास इनमें से कुछ भी हुआ, इन चार में से कुछ भी किया, 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड या उससे ज्यादा हुआ तो बाहर निकल जाओ। 1000 स्क्वायर फीट का कोई रेसिडेंशियल फ्लैट है या उससे ज्यादा है तो बाहर निकल जाओ, ईडब्ल्यूएस को भूल जाओ। रेसिडेंशियल प्लॉट अगर किसी का 100 स्क्वायर यार्ड्स का या उससे भी ज्यादा किसी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में तो बाहर निकल जाओ, या 200 स्क्वायर यार्ड्स का और उससे भी ज्यादा इन एरियाज नोटिफाइड अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। यहां पर डिफरेंस क्या है? आप कहोगे जब 100 अलाउड नहीं है तो 200 की बात क्यों लिखी हुई है? ये नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज और कोई कोई होता है ना दूर दराज के बीआरओ में जाकर अगर किसी के पास कोई जमीन है अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, लेकिन वो दूर दराज के बीहड़ों में जाकर अगर कोई जमीन है और वहां पर कोई म्यूनिसिपैलिटी मान लो कोई वर्क नहीं करती, तो वहां पर भी जमीन 200 यार्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो रेसिडेंशियल प्लॉट आपका। पता चला यार ये ना जो क्राइटेरिया यार ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग उससे वो होता है यार। अब मैं इसको कैसे बताऊंगा ये कितना होता होगा? यार गज का क्राइटेरिया अलग होता है, वो देखना एक बार नेट पे देखना आप खुद भी। मेरे को एग्जैक्टली टू बी फ्रैंक मुझे ये चीज़ कुछ नहीं पता, ठीक है? मुझे ये नहीं पता ये चीज़। अब मतलब वो समझने वाली इसमें बात यार देखो ये है, आप पता चला दूर दराज के बियडों में खेत लेकर कहीं पर आपने या फिर एक फॉरेस्ट रीजन को काट कर आपने वहां पर एक प्लॉट बना दिया, वहां पता चला आपके वाटर पार्क चल रहे हैं आपके नाम से, 5-5 हज़ार रुपये टिकटे हैं, दिन में 200-200 लोग आ रहे हैं, और यहाँ आप AWS के लिए सर्टिफिकेट मांगने चले आए, लगाने चले आए कि सर जी दाल रोटी खाने के वो नहीं है, दाल रोटी का इंतज़ाम हो पाता है, थोड़ा सा देख लेते, ज़रा हमारा भी बना देते सर्टिफिकेट। वहाँ पता चला वाटर पार्क चल रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है वो ट्रेडिंग चल रही है, वहाँ से दिन के 3-3 करोड़ रुपए आ रहे हैं पता चला। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लेसेस एंड सिटीज, इनको क्लब करके देखा जाता है जब आप अप्लाई करते हो व्हाइल अप्लाइंग द लैंड और द प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट टू डिटरमाइन ईडब्ल्यूएस। आपका ये प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये वेरीफाई करा जाता है कि कुल मिलाकर आपकी ज़मीन की कीमत और ज़मीन कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। तो जो प्रॉपर्टी जो आपकी फैमिली होल्ड करती है अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग शहरों में, इसको क्लब करके देखा जाता है। नहीं जी मैं तो MP में EWS सर्टिफिकेट लगा रहा हूं, उससे क्या होता है कि दिल्ली में मेरी 4 कोठियां पड़ी है तो वो तो दिल्ली में है, मैं तो MP में लगा रहा हूं। नहीं जी, फैमिली फॉर दिस पर्पज वुड इंक्लूड, अ फैमिली कौन है? इट वुड इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स द बेनिफिट, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन जिनकी एज 18 साल से कम हो, और अगर ठीक है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, एंड एज ऑल्सो हिज और हर स्पाउस, बीवी बच्चे भी हो सकते हैं, बीवी बच्चे कह रहा हूं सॉरी, मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, बच्चे भी। तो समझ गया मतलब जो मतलब एक परिवार होता है, कोई मतलब
रिलेटिव चाचा चाची और ये सब नहीं, बस ये जो हमारा वो फिक्स परिवार होता है। घर में कौन रहता है, दादा दादी, मैं और मेरी बीवियाँ और कुछ बच्चे, यही तो चलता है ना बस। हाँ ठीक है, मैं ये वाली बात तो आप बताओगे 104th और 105th अमेंडमेंट एक्ट वाली, तो ठीक है। किसी का कोई डाउट है मेजर तो बता दो, कुछ समझ में ना आए। ईशा कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में ना आए हो? हाँ क्योंकि आप एकदम से उसमें आए हो इसलिए मैं आपको पिन पॉइंट करके पूछ रहा हूँ। आप भी अभी आपने ज्वाइन करा है फाउंडेशन कोर्स इसलिए। बाकी अरुणा आप भी, मैं आपको भूल गया सॉरी। आप भी तो बीच में आए हो, तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से दे दूंगा, आप पहले हिस्ट्री वाले अपने ख़त्म कर लेना। लेकिन इतना बता दो जो मैंने बताया टू द पॉइंट समझ में आ गया सब कुछ। मैंने पढ़ा है, मैंने कोशिश यही करी है कि मैं इस लेवल से पढ़ाऊँ कि जिस जो पहले बैकग्राउंड ना भी जानता हूँ उसको स्टोरी समझ में आ जाए। अर्शप्रीत अरुणा सबको समझ में आ गया? तो चलो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।